उस छोटे से मगर भव्य फ्लैट के अधखुले दरवाजे को ठेलकर अपनी टीम के साथ भीतर एंटर करने पर इंस्पेक्टर विकास ने पाया कि ड्राइंग रूम में रखे आलीशान सोफों में से एक के कोने पर अपने आप में सिमटकर एक आकृति बैठे हुए थे। क्या तुम्हारा नाम श्रेया है? विकास ने ठेठ पुलिसिया अंदाज में पूछा तो लड़की ने ऊपर देखकर हामी में सिर हिला दिया। उसका बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर ही साफ समझ में आ रहा था कि वो कितना रोई होगी। कहाँ है तुम्हारी रूममेट? उसने इस बार थोड़ी नरमी लाते हुए पूछा, जिससे जवाब में फिर से बिना कुछ बोले वो उठकर एक तरफ मौजूद कमरे की ओर बढ़ चली। उसे फॉलो करते हुए जब बाकियों ने कमरे में कदम रखा तो उनका सामना एक हैरत अंगेज दृश्य से हुआ। कमरे के बीचों बीच रखा गया था एक किंग साइज डबल बेड, जिसके हेडबोर्ड से टेक लगाए अधलेटी अवस्था में पड़ी थी एक लड़की की लाश। उसकी गोद में रखे लैपटॉप का कीबोर्ड उसके आगे की ओर झुकी हुई गर्दन से निकल रहे खून से पूरी तरह से तर हो चुका था। कमरे में चल रही डिम लाइट नज़ारे को और भी डरावना बना रहे थे। दस्ताने पहन लेने के बाद विकास ने आगे बढ़कर सावधानी से लड़की के सिर को ऊपर उठाया तो खून के बावजूद उसकी गर्दन पर निश्चित अंतराल पर किसी कांटेदार वस्तु से बने छेद साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देख वो सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कातिल ने किस तरह से और किस प्रकार के मर्डर वेपन से किया होगा। लैपटॉप की हालत देख साफ समझ में आ रहा था कि बिना तगड़ी सर्विस के वो ऑन नहीं होने वाला है। श्रेया, तुमने फ़ोन पर कहा था कि प्रीति के यहाँ लैपटॉप पर तेज आवाज़ में मूवी देख रहे होने के कारण तुम दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही थी, राइट? इस दौरान क्या कुछ भी अजीब नोटिस किया तुमने? कुछ भी? विकास के सवाल को सुन लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते थे, मगर खुद को यूं पुलिस वालों से घिरा देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। समझते हुए विकास ने धीरे से बाकियों को कमरे से बाहर जाने का संकेत दे दिया। वो एक हॉरर मूवी देख रही थी। मूवी के एक सीन में भूत एक लड़की का खून कर देता है एक कंघी की मदद से। उसे पता नहीं क्या हुआ, वो देखकर पागलों की तरह हंसने लगी। कहने लगी कि ऐसा कभी होता है क्या? इसका राइटर क्या फोक कर लिख रहा होगा। ऐसी बातें करने लगी और फिर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। उसकी हंसी अब मेरे कानों में चुभने लगी थी। बस फिर क्या था, मैं बाहर आई और उसकी इच्छा पूरी कर दी। आखिरी वाक्य बोलते समय उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान नाचने लगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? पता भी है तुम क्या बोल रही हो? उसकी कहानी खत्म होते ही विकास गुस्से से बोला तो उसने मुस्कुराना जारी रखते हुए कमरे के एक कोने में खड़े ड्रेसिंग टेबल की ओर उंगली उठा दी। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वास्तव में टेबल पर खून से सनी एक कंघी पड़ी हुई थी। अपने 9 सालों के करियर में उसने कत्ल का ऐसा तरीका देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तुरंत ही बाहर फ़ोन किया। तुम लोग अंदर आ जाओ। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी को कंघी से कैसे मार सकता है। उसकी आवाज़ में हैरानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी इतने में ही लड़की बोली, मैं बताती हूँ ना सर,
कहकर विकास उसे रोक पाता, उससे पहले ही उसने आगे बढ़कर कंघी उठा ली। तो आप कह रहे थे कि उस लड़की ने खून किया है? हेलो हेलो सर, बाहर से एक इंस्पेक्टर ने फ़ोन पर पूछा, मगर अंदर से विकास की कोई आवाज़ नहीं आई। तुरंत ही दौड़कर इंस्पेक्टर कमरे में आया। मुहाने पर पहुंचकर भीतर का दृश्य देखते ही वो मूर्ति बन गया। बेड के दूसरे कोने में डर से चौड़ी हो चुकी आंखों के साथ पड़ी हुई विकास की लाश के गले में आधे तक एक कंघी घुसी हुई थी। उसे देखते ही सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो लड़की कमरे में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 3:30 बज रहे थे जब पूरे फ्लोर पर कदम रखने के साथ ही उमेश के मुंह से हर रोज की तरह वहां आर्किटेक्ट के लिए एक गंदी गाली निकल गई। साले धीमे बोल, मरवाएगा क्या? उसके साथ चल रहे अश्विन ने उसे कौनी मारते हुए धीमे लेकिन गुस्से से भरी आवाज में कहा। दोनों करीब हर रोज की तरह आज भी अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहे थे और जाहिर सी बात है कि उसके लिए आना जाना छिपते छिपाते ही होता था। इस क्रम में उनके लिए हॉस्टल का बाउंड्री लांघने से भी ज़्यादा रिस्की अगर कोई काम था तो वो यही फ्लोर था। असल में बिल्डिंग का तीसरा फ्लोर बाद में जाकर बनाया गया था और इन्हीं वजह से उसकी सीढ़ियाँ लॉबी के दूसरे किनारे पर रखे गए थे। ऐसे में उन तक पहुँचने के लिए उन्हें कई कमरों के आगों से होकर गुजरना पड़ता था। अंडों पर पांव रखते हुए अभी दोनों ने कुछ कमरे पार किए ही थे कि तभी एक्सक्यूज़ मी, अगले कमरे के दरवाजे में हल्की झर्री बनने के साथ ही ऊपरी आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए तो दोनों बुरी तरह से चौंक गए। क्या बे, हम पर नजर रख रहा है क्या? नशे से भरी आवाज में उमेश ने एक और गाली देते हुए सवाल किया। तब तक दोनों दरवाजे तक पहुंच चुके थे। नहीं सर, वो असल में आकाश घर गया हुआ है और मुझे डर लग रहा है। तो क्या आप आज मेरे कमरे में रुक सकते हैं? उसने दरवाजे को कुछ और खोलकर धीरे से पूछा। वो प्रदीप था, उनका जूनियर और बेहद डरपोक। ऊपर से उसे कमरा भी वही मिला था जिसमें बहुत दिन पहले एक स्टूडेंट ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। और जैसे इतना काफ़ी नहीं था कि ये दोनों और भी कई सारे सीनियर्स जगह जगह की कहानियाँ सुनाकर उसे डराते रहते थे। कोई और कमरा खाली ना होने की वजह से उसे वहीं रहना पड़ा मजबूरी में। ओ, तो तुझे क्या हम? उमेश ने तीखी आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर अश्विन ने एक बार फिर उसे चुप करवा दिया। कुछ देर बाद, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? उमेश ने धीरे से शिकायती लहजे में पूछा। तब तक प्रदीप सो चुका था। अश्विन ने उसकी ओर देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों के शरीर पर सफ़ेद चादरें लिपटी हुई थे। डरावनी आवाज़ें निकालते हुए दोनों ने प्रदीप के पलंग को तेजी से हिलाना शुरू कर दिया। आवाज़ पर आंखें खोल जैसे ही उसने सामने का नज़ारा देखा, चीखने की नाकाम कोशिश करते हुए वो लुढ़क कर नीचे पलंग से जा गिरा। कितने दिन बाद, कहकर उमेश ने अश्विन को हाई फाइव दिया। अबे साले, अब जा, अब चल अपने बेड पर जा, सो जा। बोलते हुए अश्विन ने बेड पर से होकर
जैसे ही दूसरी ओर देखा उसके होश उड़ गए। उसने तेजी से बैठे बैठे ही हर तरफ देख डाला, मगर पूरे कमरे में प्रदीप का कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार ना जाने किस भावना में वशीभूत होकर उसने ऊपर की ओर देखा और देखते ही उसका सारा नशा जैसे उतर सा गया। उसके सिर के कुछ ही ऊपर हवा में लटक रहे थे एक जोड़ी इंसानी पैर, जिनका मालिक प्रदीप सिर झुकाए मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। अगली सुबह, सर मैं तो आज सुबह ही घर से आया हूँ, मैं नहीं जानता कि ये बंद कमरे में आए तो आए कैसे। कमरे के मुहाने पर कंधे पर बैग लटकाए खड़ा प्रदीप पहले अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर और फिर कमरे के फर्श पर पड़ी उन दो लाशों को देखते हुए बोला। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है, उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं। वहां गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहां जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी, सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह थी। साथ ही वहाँ अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रही थी, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुँचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था,
जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेजी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहां मैं खड़ा था, तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल जोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहाँ पर थर थर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ उस सफ़ेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफ़ेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहाँ पर उसे एक काम मिला था। एक ज़मींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी
अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रहे थे। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहाँ पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफ़ी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहाँ। खैर, वो काफ़ी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफ़ी चमक से रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था, जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, पुराने सोफ़े, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियाँ भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहाँ से दूर जा पहुँचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक ज़मींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था,
मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी।